मलिकज़ादा मंजूर अहमद साहब हमारी उर्दू ज़बान और तहज़ीब, शेर व अदब और हमारी जो अदबी रवायत है पिछले कई सौ बरसों की, उसके जो हम असर मज़ाहिर हैं उनमें उन्हें एक बहुत नुमायाँ और मुमताज़ हैसियत हासिल है। तकरीबन 20 निस्फ़ सदी का अरसा गुज़रा है जिसमें उन्होंने अदबी सरगर्मियों में बहुत गहरा और बहुत बामानी वाबस्तगी रही है उनकी। मलिकज़ादा साहब ने अपना सफ़र शुरू किया तदरीस से और शिबली कॉलेज में वो अंग्रेज़ी के उस्ताद रहे कई बरस। उसके बाद उन्होंने लखनऊ यूनिवर्सिटी से वाबस्तगी इख्तियार की और यहाँ कई बरस उन्होंने तदरीस के और तलबा के तरबियत के फ़राइज़ अंजाम दिए। लेकिन उनकी सबसे नुमायाँ हैसियत शेर गोई और मुशायरों की निज़ामत के ज़रिए मुशायरों को एक अदबी वक़ार और मेयार देने में उन्होंने जो खदमात अंजाम दी हैं, उस लिहाज से उनकी हैसियत बहुत नुमायाँ है। सारे बर सग़ीर में जहाँ जहाँ भी उर्दू शायरी से ताल्लुक़ पाया जाता है, वहाँ वहाँ मलिकज़ादा साहब का नाम और उनका काम और उनकी अदबी हैसियत मुसल्लिमा हैसियत रखती है। और उन्हें सारे लोग मुशायरों के एक ऐसे नाज़िम की हैसियत से बहुत नुमायाँ तौर पर जानते हैं जिनकी मौजूदगी मुशायरों को एक ख़ास आहंग और एक ख़ास अदबी हैसियत बख्शने में बहुत नुमायाँ किरदार अदा करती है। आज हमारी खुशकिस्मती है कि मलिकज़ादा साहब हमारे रूबरू प्रोग्राम में तशरीफ़ लाए और हमें उनसे बातें करने का मौका मिला। मलिकज़ादा साहब, आपका इस्तक़बाल है हमारे बहुत बहुत शुक्रिया। बहुत और आपने अपनी सवाने रक्श शरर के नाम से जो लिखी है वो काफ़ी उसे मकबूलियत हासिल हुई है और बहुत सी बातें लोगों को हमारे निस्फ़ सदी का सफ़र जो है अदब हमारी शायरी का और मुशायरों का उसे वाक़फ़ियत हासिल हुई है। तो आपका ये सफ़र जो शेर उर्दू शायरी से मुताल्लिक़ और मुशायरों से मुताल्लिक़ ये कहाँ से शुरू हुआ? और मुशायरों के हवाले से मैंने सबसे पहले तो तारीख़ में एम.ए. किया था। जी। उसके बाद अंग्रेज़ी अदबियात में एम.ए. किया और मैं सन 1952 से शिबली कॉलेज आज़मगढ़ में अंग्रेज़ी का लेक्चरर हो गया था। वहाँ जाने के बाद मैंने एक मुशायरा किया। उस मुशायरे में पुराने लोगों में जिगर मुरादाबादी, फ़िराक गोरखपुरी और नूह नारवी से शरीक हुए और उनके बाद आने वाली नस्ल के कुछ नुमाइंदा शोरा ने। तो वहीं से एक तरह से कहिए कि मुशायरों से दिलचस्पी तो बचपन से थी। मेरे वालिद अपने साथ मुझे मुशायरों में ले जाया करते थे, तो एक तरह से शोरा के अशार भी याद थे। उनके हरकत और सकलात जो मुशायरों में थी उस पर भी मेरी निगाह थी। तो इस तरह से दिलचस्पी तो बचपन से थी, लेकिन बाज़ाब्ता तौर पर मैं मुशायरों में सन 53 में जो मैंने मुशायरा किया जिसका मैंने अभी जिक्र किया, तो दूसरे दिन लोगों ने ये कहना शुरू किया कि शोरा का कलाम तो अच्छा था, लेकिन उसी के साथ साथ आपने जिस अंदाज में उनका तारुफ कराया और आपका जो अंदाज़ पेशकश था उसने भी मुतासिरीन को काफ़ी, सामीन को काफ़ी मुतासिर किया। तो ये सोच रही। उसके बाद मैं छोटे छोटे मुशायरों में मदऊ किए जाने लगा। बहुत दिनों तक तो मैंने अखराजात सफ़र भी नहीं लिए। इसलिए कि कहीं का कुर्ब जवार के मुशायरे थे आज़मगढ़, मऊनाथ, भंजन, सरामीर, फरिया, इस जगहों पर अपना 2 आने 4 आने उस ज़माने में टिकट थे। रुपए की वैल्यू उस ज़माने में बहुत ज़्यादा थी। डिग्री कॉलेज का लेक्चरर जो था वो 200 रुपये तनख्वाह पाता था। तो एक उस 200 रुपये की बहुत ज़्यादा अहमियत थी। लेकिन बाद में फिर जब ये सिलसिला वसी हुआ तो फिर अखराजात सफ़र के उन्वान से कुछ ना कुछ दे। अच्छा, एक बात हमारी तारीख़ में भी ये कि मुशायरे जो पहले जैसे हमारे जब से ये निज़ामत का सिलसिला बाकायदा शुरू हुआ
तो ये 19वीं सदी में क्या वक्त तक और उसके देखिए, बाद मैंने तक जो मुशायरों की तारीख पढ़ी है उसमें शोरा का इंतखाब नहीं किया जाता था, जी इसलिए कि मुशायरे जो थे खानकाहों में होते थे, दीवान खानों में होते थे, सूफिया इकराम के मकानों पर होते थे, या रऊसा अपने कुछ खास नहीं तो शोरा जो मुकामी होते थे जी सब के सब मदऊ किए जाते थे। जब कोई नाजिम उसमें मखसूस नहीं, नाजिम का तो उसके रवाज बाद- मेरे ख्याल में नहीं था, इसलिए कि लाल मुशायरे की लाल किले के मुशायरे की जो तफसीलात हमको मिलती हैं तो उसमें चौबदार जो ये वो था शमा लाके वो शमा ला के रख देता था और नाम पुकार देता जी था। जी निजामत मुझसे पहले मैंने कभी कभी सुना था कि कुंवर महेंद्र सिंह बेदी शायर या इनके पहले और कोई साहब थे कि जिन्होंने शोरा का तारुफ कराना शुरू किया। मेरे ख्याल से एक ये रवायत ये भी थी कि जो सदर होता था मुशायरे का वो खुद ही अपना नाम ये भी हो सकता है, लेकिन ज़्यादातर तो शमा उस जमाने में चलती थी, तो शमा जिस शायर के सामने रख दी जाती थी वो शायर अपना कलाम सुनाता था। लाल किले के मुशायरे की जो तफसील जी, जी। मिलती है उसमें हाँ, चौबदार जी। की अब शम्मे महफिल जी फला शायर के सामने रख दी गई है और शायर अपना कलाम सुनाता था। तो ये तो सिलसिला निजामत की कोई ख़ास रवायत नहीं थी। तो आपकी जो आपके पहले जो लोग आ गए थे निजामत में कौन कौन मैंने ख्वाजा मोहम्मद शफी साहब का नाम सुना है, जी कुंवर महेंद्र सिंह बेदी का नाम सुना है कि ये लोग शोरा के कलाम की नज़ामत करते थे मुशायरों के अंदर, ये अमूमन होता था। तो आपके हम असरों में उमर कुरैशी और नहीं, उमर कुरैशी तो हम असरों में थे, यकीनन जी। थे, और बेदी साहब भी मैंने उनकी नज़ामत में भी मुशायरे पढ़े हैं, उमर कुरैशी की नज़ामत में भी मुशायरे पढ़े हैं, लेकिन उमर कुरैशी के दौर में मैं भी मुशायरों की नज़ामत करने लगा था अच्छा, कभी कभी। ये था। ये ज़रूरत कैसे पेश आई, मतलब ये जो देखिए, ये नाज़िम पूरा होना- मंजरनामा अजीब व गरीब है कि इसकी ज़रूरत इसलिए, मुशायरा जो है ये सिर्फ शायर के कलाम का नाम नहीं है, जी। बल्कि शायर का कलाम सुनकर सामीन का जो रद्द-ए-अमल होता और उससे जो आहंग पैदा जी। होता है, उन तमाम चीज़ों के मेल जोल का नाम मुशायरा है। अभी मुशायरे में सामीन जो है मुख्तलिफ ज़हनी जी, सतह जी। के लोग होते हैं, जी, जी। कोई मुझसे ज़्यादा पढ़ा लिखा है, कोई मालूम हुआ कि वो रक्शे वाला भी बैठा है जिस रक्शे पर मैं सवार होकर के आया हूँ। तो ज़रूरत इसलिए पड़ी कि शोरा के कलाम को इस अंदाज में पेश कर दिया जाए। यूँ तो मुशायरों में आवाम की वाहवाह से कुछ नहीं होता, जी जी अगर पढ़ी लिखी निगाहों में चमक पैदा हो जाए तो शायर को उसके कलाम की दाद मिल जाती है, लेकिन लाउड स्पीकर, बिजली और जमहूरियत ने अब मुशायरे के रकबे को बहुत ज़्यादा वसी कर दिया है। जी बिल्कुल। पहले खानकाहों में होता था, चंद लोग हुआ करते थे, पढ़े लिखे लोग बुलाए जाते थे। उमरा रऊसा के दीवान खानों में होता था, पढ़े लिखे लोग बुलाए जाते थे। रवायतें इस तरह की मिलती हैं कि पहले शोरा का इंतखाब नहीं किया जाता था, जी बिल्कुल। उस जगह पर जो शोरा कराम हैं सब के सब उस्ताद और शागिर्द मदऊ किए जाते थे, लेकिन सुनने वालों पर निगाह रखी जाती थी कि जिसको उर्दू से ज़ौक़ हो, फ़ारसी से ज़ौक़ हो, उन लोगों को ज़रूर मदऊ किया जाए ताकि अच्छे अशार की पजीराई भी हो और वो दाद दे तो सके। आपका राब्ता तो उस तकरीबन 50 साल हाँ, 50 साल से ज़्यादा। मैंने शायरों सन से- 53 में से पहले एक मरतबा निज़ामत यूँ ही कर दी थी, लेकिन 53 से मैं बाज़ाब्ता तो इस मुशायरों में- दौरान जो आपके राब्ते रहे शोरा से, तो मैं जिगर- बड़े एतमाद से जिगर ये कह साहब, सकता हूँ मेरे ख्याल कि से- जोश मलिहाबादी को छोड़कर जी जी वो तमाम मुशायरे हिंदो पाक के हम्म। और वो तमाम शोरा इकराम जो मुशायरों में शरीक होते हैं, मुझे शरफ हासिल हुआ है कि मैंने सबका तारुफ या तो हिंदुस्तान में कराया है या बैनुल अक़वामी असफार में, जहाँ जहाँ मैं गया हूँ मुशायरों के सिलसिले में, वहाँ मैंने कराया है। लेकिन शर्त यह है कि वो मुशायरों में भी शरीक होते रहे हों। जी बिल्कुल। मुझे जोश मलिहाबादी को सुनने का तो इत्तेफाक हुआ अपने बचपन में गोरखपुर में, लेकिन कभी ये शरफ नहीं हासिल हुआ कि मैं उनका तारुफ कराता। फैज़ और फ़िराक़ से लेकर के जिगर साहब का हाँ, जिगर साहब को मैंने मदऊ किया सन 53 में। जी उनका ख़त भी मेरी किताब
शहर सुखन में शामिल है जो उन्होंने लिखा था। और उस ज़माने में 500 रुपये का मुतालबा उनका था। क्या बात। और ये सबसे बड़ा मुतालबा था जो जोश और जिगर को उस ज़माने में दिया जाता था। मजाज से कोई रब्ता? मजाज से तो मेरा बहुत दिलचस्प रास्ता हुआ। मजाज एक मरतबा गोरखपुर तशरीफ़ ले आए और बहुत दिलचस्प वाक़या है। मजाज और मसूद अख्तर जमाल ये दोनों थे। तो हम लोग बाजार से अच्छा, उस ज़माने में जाहिर है कि मैं तालिब इल्म था, सन 50 में मैं कर रहा था। तो मैं पीछे पीछे जब शोरा आते थे तो लग लिया करता था। तो बूंदें पड़ रही थी और हम लोग उर्दू बाजार से गुजरे। ये वाक़या मैंने गोरखपुर में मैंने तालीम हासिल की थी। तो उर्दू बाजार से जब गुजरा तो एक शो केस में एक जूता बहुत कद्दे आदम रखा हुआ था। अच्छा। तो मजाज से मसूद अख्तर जमाल ने पूछा कि मजाज ये एक क्यों है, इसका दूसरा जोड़ा कहाँ है? तो मजाज ने कहा ये नहीं जानते हो, एक अल्लाह मियाँ ने इबरत के लिए दुनिया में भीग दे दिया है और दूसरा आजल में भीग रहा है। जब हम लोग चलेंगे पढ़ेंगे तब महसूस होगा कि वो कहाँ है दूसरा जोड़ा। ये इबरत के लिए और सबक के लिए दुनिया में भेजा गया और दूसरा आजल से भीग रहा है। तो मजाज से ताल्लुकात थे और यही लखनऊ में मुलाकातें कुछ हुई हैं। हाँ, तो वो तो इंतकाल बहुत जल्द हो गया उनका इंतकाल भी बहुत जल्द हुआ। और वो जहाँ तक मुझे याद पड़ता है, मैं तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस में गया था भिवंडी में, लेकिन मुझे याद नहीं है कि वो वहाँ मौजूद थे या नहीं थे। बकिया सब लोग थे, अली सरदार जाफरी, कैफी आज़मी, मजरू वगैरह। जिस फिराक साहब से नहीं, अली सरदार जाफरी उस ज़माने में जेल में थे जब पहली तरक्की पसंद मुसन्निफीन की कॉन्फ्रेंस भिवंडी में हुई। लेकिन मैं उनसे मिलने के लिए, वो उसी दिन नासिक जेल भेजे जा रहे थे, तो मैं उनसे मिलने के लिए स्टेशन पर गया था। ये यार फिराक साहब से आपका कुछ? फिराक साहब से वतन तो मेरा पैदाइश के नुक्ते निगाह से तो आज के अम्बेडकर नगर और माजी के फैज़ाबाद से रहा है। लेकिन चूँकि मेरी तालीम और तरबियत मुकम्मल तौर से गोरखपुर में हुई, तो फिराक साहब का नाम मैंने उस वक्त सुना जब मैं मजनू साहब का शागिर्द BA पार्ट 1 में हुआ। तो मजनू साहब के यहाँ फिराक साहब आया करते थे। उनका भी एक ख़ास वाक़या है कि हम लोगों को इजाज़त थी, मजनू साहब बहुत लिए दिए रहते थे, लेकिन हमको इजाज़त थी, मुझे इजाज़त थी कि मैं उनकी महफिलों में भी वहाँ जा सकूँ। तो एक पंडित जी थे जो बड़े पुराने ख्यालात के थे, जटाधारी गौरी शंकर मिश्रा। तो उन्होंने कहा फिराक साहब आप लोग दौरे हाजिर की बड़ी तारीफ करते हैं कि बहुत तरक्की याफ्ता है। कल मेरा मकान खोदा जा रहा था तो तार बरामद हुआ। तो मैंने माहिरीन को दिखलाया। उन्होंने कहा कि साहब ये तार कम अज़ कम 5000 साल पुराना है। तो फिराक साहब मैं इससे नतीजा निकालता हूँ कि माजी में भी हिंदुस्तान में बिजली का रवाज था। तो फिराक साहब ने आंखें नचाई और कहा अरे पंडित जी आप तकल्लुफ से काम ले रहे हैं, मेरा घर खोदा जा रहा था तो कुछ नहीं निकला। इससे मैं ये नतीजा निकालता हूँ कि उस ज़माने में वायरलेस भी मौजूद था। तो ये थे फिराक साहब। फिराक साहब बहुत साथ रहा मेरा, बहुत साथ। तो मुशायरों में तो आपका बड़ा बहुत साथ रहा। मैंने अपनी किताब रक़्स शरर में भी उनका जिक्र किया है और उन पर मेरा एक अलग से मजमून मेरी एक और किताब में है। उनके तो कुछ खास रवैये थे और उनके खास रवैये तो बहुत दिलचस्प थे। फिराक साहब बम्बई में मुशायरा हो रहा, हिंदुस्तान का एक नामवर एक्टर आ रहा है। अच्छा। जैसे ही वो दाखिल होता है पूरा मजमा खड़े होकर के उसका इस्तकबाल करता है और तालियां बजाता है। स्टेज के ऊपर जब वो पहुंचा तो शोरा किराम खड़े हो गए, लेकिन फिराक साहब बैठे रहे। जब वो करीब आए और उन्होंने झुक करके हाथ मिलाया तो मुझसे पूछते हैं कौन साहब हैं? मैंने उनका नाम बताया। कहने लगे मैं बाइस्कोप नहीं देखता, मगर वो एक्टर शरीफुल नफ्स था। उसने कहा फिराक साहब मैंने आपकी किताबें पढ़ी है। ये तो ये अजीब व गरीब उनके रवैये। कुछ उनके बारे में, फिराक साहब दरमियान में मुशायरों में आते थे और जब दरमियान में वो आते थे तो एक मरतबा मुशायरा जो था वो रुक जाता था, मुतासिर होता था। फिर वो आते थे, नचाती हुई आंखों के साथ बैठते थे, अपनी किताबें रखते थे। इसमें एक मरतबा अजीब वाक़या हुआ। नाजिश प्रताप गढ़ी ने अनवर मिर्ज़ापुरी
अवामी मकबूलियत के एतबार से बहुत ही मारूफ शायर थे। वो अपना कलाम पढ़ रहे थे तो फिराक साहब ने आते ही मुझसे पूछा, मैं निजामत कर रहा था, मेरी बगल में बैठ गया, कौन सा है पढ़ रहे हैं जी। तो शायद चूंकि रुक जाता था जब ये आते थे, डिस्टर्ब होता था, तो वो कुछ झल्लाए हुए थे। तो उन्होंने कहा, फिराक साहब हर महीने में 2-1 मुशायरों में मैं आपके साथ शरीक होता हूँ और आप हमेशा पूछे कौन शायर पढ़ रहा है। अरे भाई, मैं अनवर मिर्जापुरी हूँ, तो आपका साथी हूँ मुशायरों का। तो फिराक साहब ने मेरा लाउड स्पीकर ले लिया और उन्होंने कहा कि हजरत, इंग्लैंड में वो हीरो जो शेक्सपियर के ड्रामे में किसी हीरो का पार्ट करता था, वो लंदन की सड़कों पर जा रहा था। सामने से आकर के एक आदमी ने उसे आदाब किया, तो उसने पूछा कि मैंने आपको पहचाना नहीं, कौन साहब है आप? तो उसने कहा, साहब लीजिए, महीनों से मैं आपके सामने फला ड्रामे में पार्ट कर रहा हूँ और आप कहते हैं पहचाना नहीं। तो उसने पूछा कि कौन सा पार्ट आखिर तुम करते हो? तो उन्होंने कहा कि जब सुबह का सीन दिखाया जाता है तो मैं बुर्रे की बोली बोलता हूँ। तो वो ये मेरे साथी हैं और वो उनका साथी था। तो फिराक साहब ये थे, क्या कर दें, किस वक्त क्या कर दें, ये कुछ कहा नहीं जा सकता था। किसी से मरूबी होते मैंने उनको ले लिया, किसी से मरूब होते हुए उनको ले लिया। लेकिन इसके अलावा फिराक साहब की एक और शख्सियत थी। मऊनाथ भंजन में सन 53 या 54 में तरक्की पसंदों की एक कॉन्फ्रेंस हुई। मैं उस जमाने में शिबली कॉलेज में अंग्रेजी अदबियात का लेक्चरर था। मैं भी उस कॉन्फ्रेंस में गया तो तमाम तरक्की पसंद शोरा और जमात से ज़्यादा मौजूद थे। तो फिराक साहब को गज़ल के ऊपर एक लेक्चर देना था। तो ये मेरी जिम्मेदारी लगाई गई बहैसियत वॉलंटियर के कि आप फिराक साहब को रक्शे पर बैठा करके आप ले आएंगे। तो मैंने कहा फिराक साहब से कि फिराक साहब, रास्ते में मैंने उनसे जिक्र किया कि फिराक साहब, लोग आपको बड़ा शायर तो समझते हैं, लेकिन एक यूनिवर्सिटी के उस्ताद की हैसियत से जो आपकी अहमियत होनी चाहिए, मैं समझता हूँ कि उसकी खातिर खा असर नहीं पड़ता। तो आज गज़ल पर आपकी तकरीर है, ऐसी होनी चाहिए। तो वाकई फिराक साहब ने उस दिन गज़ल के ऊपर जो तकरीर की, मैं ये तो नहीं कह सकता मैं उससे जो मुतासिर हुआ तो वो तअस्सुर आज तक कायम है, इसलिए कि उस ज़माने में मैंने उर्दू में नहीं किया था, अंग्रेज़ी अदबियात का मैं लेक्चरर था। तो दूसरा इंटरव्यू में मेरे वो एक्सपर्ट थे। गोरखपुर में 4 साल में रहा, उर्दू के शोबे में लेक्चरर की हैसियत से। जब मैं यहाँ आया लखनऊ में तो देखा कि आल अहमद सुरूर साहब और फिराक साहब इंटरव्यू में एक्सपर्ट की हैसियत से बैठे। तो फिराक साहब को देख करके मुझे कुछ खौफ भी तारी हुआ और सुरूर साहब को तो ताल्लुकात मेरे हो गए थे अंग्रेज़ी अदबियात के लेक्चरर जब मैं था उसी ज़माने में। तो बहुत से मुख्तलिफ सवालात के साथ सुरूर साहब ने एक सवाल मुझसे ये किया कि कुरान के तराजिम के बारे में उर्दू में जो हुए हैं, तो उसमें डिप्टी नज़ीर अहमद के तर्जुमा का जिक्र आ गया। तो सुरूर साहब ने मुझसे पूछा कि इस तर्जुमे के बारे में आपका क्या ख्याल है, नज़ीर अहमद के तर्जुमे के बारे में। तो मैंने अर्ज़ किया कि नज़ीर अहमद ने कभी कभी ऐसा भी हुआ है कि दिल्ली की टेक्साली ज़बान इस्तेमाल करने के लिए कुरान के मफहूम को पेश नज़र नहीं रखा, बल्कि दिल्ली बस वहीं से फिराक साहब ने उठा लिया। हाँ भाई, सुरूर मंजूर तो ठीक कह रहे हैं। और उसके बाद उन दोनों में बहस होने लगी और मुझे नजात मिल गई। तो ये थे फिराक साहब। एक दो वाक़यात नहीं, ना जाने कितने वाक़यात हैं। मेरा एक मजमून फिराक पर अभी एक किताब कतर के एक साहब ने शाया की है कलेक्शन, उसमें एक मजमून है गहे ईज़दो गहे रबल, और वो मेरी किताब में भी शामिल है और मैंने उनके बारे में बहुत कुछ रक्स शरर में भी लिखा है। कैफ भोपाली साहब इसी तरह के कुछ कैफ भोपाली साहब तर्ज़ अमल होता था। कैफ भोपाली साहब में मुझे शरफ हासिल है कि वो मेरे मेहमान भी रहे। अच्छा। और नाओनोश का उनका सिलसिला भी था, लेकिन बाहर जाते थे और एहतराम से
मेरी बीवी के सामने आते हुए तकल्लुफ़ करते थे। उनका एक वाक़या है कि बहुत दिनों के बाद एक दिन उन्होंने मुझसे कहा, ये मैंने लिखा कि भाई ठीक, मैंने 3 मरतबा उनको किराए दिए, लेकिन वो 3 मरतबा स्टेशन से वापस चले आए और मेरे मेहमान 1 महीने तक रहे। अच्छा। और मेरी लाइब्रेरी, ज़ाती लाइब्रेरी में जो किताबें थी उसमें जो अहम मौज़ूआत पर थी उसको वो पढ़ते रहे। एक मरतबा उन्होंने कहा कि मुझे अंग्रेज़ी शराब चाहिए, तो मैंने कहा आप जानते हैं कि मैं इस मामले में आपका शरीक-ए-कार नहीं हूँ। इत्तेफाक से उसी दिन मोहन मेकिन के एक बहुत बड़े अफसर रोटरी क्लब के सदर चुने गए थे, तो उनका टेलीफोन आया कि भाई शाम को होटल क्लार्क्स में आ जाओ। मैं चुना गया हूँ, मैंने लोगों को दावत दी। तो मैंने कहा कि अरे भाई वो आए हैं हमारे कैफ साहब जिन्होंने पाकीज़ा के गाने लिखे हैं, इसलिए कि जाहिर है कि उनके लिए पाकीज़ा के गाने, अरे कहने लगे बहुत अच्छा है, उनको ले आओ। खैर वो बड़ी जगमगाती हुई महफिल थी होटल क्लार्क्स में, और फिर कैफ साहब ने खूब पी और 2 गज़लें सुनाई उन्होंने। उसके बाद उन्होंने कहा कैफ साहब ये गज़ल और सुना दें ताकि फिर खाने का सिलसिला शुरू। मुझे भांड समझ लिया है, 2 गज़लें सुना दी हैं, पहले उनको समझ लो, पहले उनको भांड समझ लिया, 2 पैक शराब पिला दी तो आपने समझ लिया है कि मैं बिल्कुल भांड हूँ और गाता बजाता रहूँगा। बहरहाल वो शायद शोरा से भी वाकिफ थे। उन्होंने कहा भाई मलिकज़ादा साहब ये तो बिल्कुल आउट हो गए हैं, मैं कमरे में इनके खाने का इंतज़ाम कर देता हूँ। तो चुनांचे उनका खाने का इंतज़ाम अलग किया गया। अब वो चले साहब, वापसी में ये बहुत दिलचस्प वाक़या। उस ज़माने में स्कूटर थी मेरे पास, तो जाड़े का ज़माना था, ओवरकोट में भी पहने हुए था और कैफ साहब भी अपना चादर वगैरह ओढ़े हुए थे। उन्होंने पीछे से मुझे पकड़ के खूब ज़ोरों से हिलाया। तो मैंने ये कहा कि कैफ साहब आप तो नशे में हैं, अगर गिर जाएंगे तो आपका भी हाथ पैर टूटेगा और मेरा भी टूटेगा, तो ज़रा कायदे से बैठिए। कहने लगे मैं तुम्हारे साथ नहीं जाऊँगा, तुमने मेरी तौहीन की। चौराहे पर उतर गए। इमरजेंसी का ज़माना था, मैं भी नाखुश होकर के घर चला गया। लेकिन ख्याल आया कि मेहमान तो मेरे हैं, अगर कोई वाक़या होगा तो जाहिर है कि बात मुझ तक पहुँचेगी। तो आधे घंटे के बाद मैं गया तो चौराहे पर जाड़ा बहुत पड़ रहा था, कारपोरेशन ने अलाव जलवा दिए थे। अच्छा। उसके चारों तरफ रक्शे वाले अपने अपने रक्शों पर बैठे थे और एक रक्शे के ऊपर कैफ साहब बैठे हुए उनको सुना रहे थे, चलो दिलदार चलो चांद के पार चलो। तो ये भी देखा है। तो अजीब कैफियत थी कैफ साहब की भी। और लेकिन साहब आसान और सादा ज़बान में शेर कहना मुश्किल काम है मेरे नज़दीक, और कैफ साहब उसके माहिर थे, पढ़ते भी बहुत अच्छे अंदाज में थे। ये तमाम सब चीज़ें और बिल्कुल बेनियाज थे हर चीज़ से। बस कभी कभी तो ये भी हुआ कि रक्शे पर मेरे साथ बैठे, कहने लगे मलिकज़ादा ये रक्शे वाले ने तो कभी बड़े होटल में चाय नहीं पी होगी। मैंने कहा कि जाहिर है। कहने लगे चलो आज उसको पिलाते हैं। चुनांचे एक निस्बतन कम छोटे मैंने उसको बड़े ही होटल कहा जाएगा वहाँ ले गए और चाय भी पिलाई। तो इस तरह के वाक़यात उनकी ज़िंदगी में भी कैफ साहब की बहुत। और बहुत दिलचस्प, एक साहब के यहाँ ठहरे हम लोग, वो लंबी दाढ़ी वाले थे, फर्श बिछा दिया गया था एक कमरे में। तो कैफ साहब ने कहा कि नहीं मेरे ठहरने कहीं और। कहने लगे नहीं मैंने आपके ठहरने का इंतज़ाम किया है, मैं आपके आज़ात व अतवार से वाकिफ़ हूँ और आपका मुनासिब इंतज़ाम। लेकिन कैफ साहब ने कहा नहीं वो आप जानते होंगे कि मैं शराब पीता हूँ, उसका इंतज़ाम किया, खैर ये तो अच्छा है लेकिन मैं आपके साथ नहीं ठहरूँगा। तो उन्होंने पूछा कि भाई आखिर क्या बात है। कहने लगे तुम उर्दू बड़ी ख़राब बोलती हो इसलिए मुझे कही। तो कैफ साहब के क्या क्या वाक़यात बताए जाएं। एक अजीब व गरीब शख्सियत थी और बिल्कुल शायराना लाउबालीपन जिसे कहा जाए। फ़कीर को देखा मालूम हुआ 10 रुपये का नोट दे दिया, जो कुछ मिला वो दे दिया। मैंने कभी सामान के साथ उनको देखे ही नहीं मुशायरों में। कुर्ता और खद्दर का पैजामा पहने हुए हैं और मालूम हुआ है कि अंगोछा भी लपेटे हुए हैं। और उसके बाद अक्सर ये भी हुआ है कि वो नए कपड़े आ गए
बता करके गांधी आश्रम से दे दिया। जी जी। तो ये भी अजीब गरीब मुझे शरफ हासिल रहा कि वो मेरे कम से कम 1 महीने तक 3 मरतबा मैंने उनको वापस किया, किराया दिया, और तीनों मरतबा वो पी करके मेरे घर पर चले आए। लेकिन एक बात मैंने देखी, मेरे पास किताबें इब्तिदा से काफ़ी थी, चुनांचे जो किताबें दकीक मौज़ूआत पर थी, मैंने हमेशा ये देखा कि दकीक मौज़ूआत पर किताबें वो यानी ज़्यादा पसंद करते थे पढ़ना, अहम मौज़ूआत के ऊपर किताबें। नौ क्लासिक की दौर के शोरा में जैसे सीमा अकबराबादी, उनके साथ कभी आप नहीं, सीमा अकबराबादी और उनके हमअसरों में मैकश अकबराबादी, लेकिन उनके हमअसरों में जिगर भी थे। हाँ, जिगर थे, उनकी उम्र कम थी। तो जिगर साहब को मैंने, सीमाब तो खैर बहुत मुझे सदारतें भी करते थे, मुझे नहीं याद है सीमाब साहब का याद। जिगर साहब, जिगर साहब भी बहुत, मैं कह रहा हूँ कि मेरे जब से मैंने 53 में निज़ामत की है, सिवाय जोश वली आबादी के, वो तमाम शोरा हिंद पाक के जो मुशायरों में भी शरीक होते हैं। ये शर्त है कि मुशायरों, मुझे शरफ हासिल हुआ है कि मैंने उनको कहीं न कहीं। साहिर लुधियानवी तो बहुत कम आते थे। साहिर लुधियानवी से मेरी पहली मुलाकात भिवंडी की कॉन्फ्रेंस में हुई। उसके बाद एक मुशायरे में वो लखनऊ तशरीफ़ ले आए थे, फिर मैं उनके साथ कानपुर गया और कानपुर के मुशायरे में वो साथ रहे। बैरूनी मुल्क में, खलीजी ममालिक में आपने बहुत, खलीजी ममालिक में बहुत किए। खलीजी ममालिक में गया, तमाम ममालिक में तकरीबन, अमेरिका में 4 मरतबा, कनाडा गया। वहाँ जो बहुत एक तरादार शायर थे जॉन एलिया साहब, जॉन एलिया साहब को खैर लखनऊ भी आते थे। जॉन एलिया को सबसे ज़्यादा कामयाब होते हुए मैंने बहरीन के मुशायरे में देखा और खलीजी ममालिक के मुशायरों में देखा, इसलिए कि उस ज़माने में खलीजी ममालिक में शराब के ऊपर पाबंदी थी या चोरी छुपे उसका सिलसिला चलता था। तो जब हम लोग जाते थे तो जो शोरा शराब पीते थे उनको भी मोहतात रहने के लिए कह दिया जाता था, इसलिए की सख्ती थी। तो पहली बार जब मैं गया, बयाद फैज़ जो मुशायरा हुआ, उसके बाद कई मुशायरों में जॉन एलिया के जश्न में भी मैं गया, और फिर सबसे ज़्यादा कामयाब मैंने उनको बहरीन के मुशायरे में, बयाद फैज़ के बाद बहरीन का मुशायरा हुआ था उसी सिलसिले से, तो वहाँ मैंने उनको सबसे ज़्यादा कामयाब देखा। आपने एक चीज़ देखी होगी, मैंने जो यूट्यूब में इनके क्लिपिंग्स हैं और जो, और तो एक ख़ास किस्म की दीवानगी, वो शायराना लाउबालीपन। लेकिन मुझे इसके साथ एक बात और महसूस होती है कि दीवानगी का होना एक चीज़ है, लेकिन उस दीवानगी का मुजाहरा करना और उससे ख़ास तरह का फ़ायदा उठाना ये भी अलग चीज़ है। तो मुझे लगता था कि चूँकि उनको ये एहसास था कि उनका एक ख़ास तरह का जो एक वहशत ज़दगी का और दीवानगी का और गमज़दा होने का, अफसरदा होने का, एक महजूब होने का, तो सामाईन उसको पसंद कर रहे हैं, तो वो उस पसंदीदगी को और ज़्यादा उसका इस्तेसाल खुद भी करते थे कि और ज़्यादा उनको इसके बारे में तो मैंने तो उनको मुशायरों ही में देखा, या कभी लखनऊ तशरीफ़ लाए, लेकिन मुशायरों ही में मैंने देखा। तो जब तक उनके ज़ाती मामूलात ना मालूम हो किसी आदमी को कि वो अपनी ज़ाती ज़िंदगी में किस तरह से थे, तो मुशायरों में बहरहाल उनके पढ़ने का एक अंदाज़ और वो दीवानगी जो आप कह रहे हैं वो भी मुशायरा असल में सिर्फ कलाम नहीं है, बल्कि अंदाज़ पेशकश, आपका कलाम। इसलिए मुशायरा जो है ये मुख्तलिफ अनासिर के ज़ुहूर तरतीब का नाम है। वहाँ वो रक्शे वाला भी बैठा रहता है सामे की हैसियत से, जिस पर मैं सवार होकर के जाता हूँ। वहाँ हर ज़हनी सतह और इल्मी सतह के लोग बैठे रहते हैं। तो मुसीबत ये है कि मैं तो ये कहता हूँ कि पढ़े लिखे निगाह में अगर चमक पैदा हो जाए तो वो अवाम की दाद से बहुत ज़्यादा बेहतर होती है मुशायरे के अंदर। लेकिन मजबूरी ये है कि हमारे दौर के मुशायरों में सामीन के ऊपर कोई पाबंदी नहीं लगाई गई। उनका इंतखाब नहीं होता, उनका इंतखाब नहीं, पहले उनका इंतखाब होता था
आप वो ब्रावजाल पढ़िए जी तो उसमें जिस मुशायरे का तस्करा है उसमें ये है कि फलां को बुला लीजिए, फलां को बुला लीजिए, इस तरह का उनका इंतखाब नहीं होता। तो जमहूरियत की हवाए खुशगवार जी और साइंस और टेक्नोलॉजी की इजाज़त, लाउड स्पीकर, बिजली, टीवी, टेलीविजन, मुशायरा एक बेहंगम दरख्त की तरह से बढ़ गया। जी जी ज़रूरत इस बात की थी कि हमारे दानिश्वर हजरात, हमारे प्रोफेसर हजरात, ये लोग इसकी प्रॉपर ट्रिमिंग करते और काट चाट करते, लेकिन उन लोगों ने न जाने क्यों अपना रवैया जो था वो कुछ मुशायरों के साथ अच्छा नहीं रखा। उसकी खराबियों का तो जिक्र करते रहे लेकिन ना उसमें शरीक हुए, ना भाई मुशायरे में अवाम की दाद से बेहतर ये है कि एक पढ़ी लिखी निगाह में चमक पैदा हो जाए आपके शेर को सुनकर। मगर उन लोगों ने अपने लिए एक सेमिनार निकाल लिया, सेमिनार निकाल लिया। अब जाहिर है एक खलिश भी हो सकती है, इसलिए कि मुशायरे का मकबूल शायर अगर किसी स्टेशन पर उतरता है तो दस अखा फला साहब दानिश्वर जब उतरता है तो वो बेचारा लेक्चरर जाता है जिसे रीडर होना है, वो रीडर जाता है जिसे प्रोफेसर होना है, और वो जाके तो एक तरह का मैंने जो महसूस किया है कि हमारे दानिश्वरों ने मुशायरों के साथ अच्छा सलूक नहीं किया। अगर वो शुरू से इसकी खराबियों पर निगाह रखते और अपने असरात से काम लेकर मुशायरे की फीरिस्त मुरतब करने वालों के साथ कुछ न कुछ अपने असरात डालते तो मैं समझता हूँ कि मुशायरा इतना ज़्यादा अवामी ना हो जाता जितना ज़्यादा अवामी आजकल हो गया। तो आप क्या सूरत नज़र आती है आपको कि इसमें कोई किसी किस्म की बेहतरी नज़र आ रही है या बेहतरी होने की कोई तवक्को आइंदा? देखिए, जमहूरियत में बड़ी मुसीबत ये है कि कद्र कीमत का तयन भी तादाद से होता है। जी बिल्कुल, बंदों को गिला करते हैं तोला अब तो ये सूरत हाल है कि दाद की आवाज़ जितनी बुलंद होगी उसी से शायर के कलाम का आवाज़, दाद मांगने का अंदाज शुराए कलाम का, वो दाद मांगते हैं और मुख्तलिफ तरीक़े इस्तेमाल करते हैं दाद हासिल करने के लिए। अच्छा, उसमें बहुत से शोरा ऐसे भी होते हैं जिनके बारे में आप कोई यकीन से नहीं कह सकते कि वो वाकई शायर हैं या नहीं है। ये भी मुमकिन है। ख़वातीन के बारे में जो शायरात शरीक हो रही हैं तो उनके बारे में तो बड़े एतमाद से कहा जा सकता है कि बहुत सी ऐसी ख़वातीन हैं कि जो शोहरत तो मुशायरों में उन्होंने हासिल की है मगर उनका रस्म ख़त जो है वो उर्दू में नहीं है। इस सिलसिले में एक वाक़या मैंने अपनी किताब रक़्स शरर में लिखा है। बहुत पहले का वाक़या है कि एक खातून आई थी जिन्होंने हिंदी में अपना कलाम हिंदी रस्म देवनागरी रस्म ख़त में निकाला। सदारत हाफिज़ इब्राहिम साहब की थी। तो उन्होंने मुझे इशारा किया, मैं निज़ामत कर रहा था और हाफिज़ जी सदारत कर रहे थे, तो उन्होंने इशारा किया तो मैंने देखा तो हिंदी रस्म ख़त में था। तो इस तरह की चीज़ें, इसलिए कि मुशायरा सुनने में जब सामीन में कोई तफरीक नहीं है और मुशायरा अट्रैक्ट तो करता है, मुशायरा तरन्नुम आपका अच्छा हो, अंदाज़ पेशकश अच्छा हो, तो ये होता ऐसा है कि आप मुझे किसी प्राइमरी स्कूल में ले चलें और कहें कि गालिब पर मलिकज़ादा साहब एक कुछ गुफ्तगू कर लीजिए तो मैं वहाँ पर गालिब के लतीफ़े सुनाऊंगा। लेकिन आप किसी यूनिवर्सिटी में ले चलें और कहीं गालिब के किसी पहलू के ऊपर आप रोशनी डालिए तो वहाँ मेरी तकरीर का लबो लहजा, मेरी तकरीर का मवाद, ये तमाम सब चीज़ें तब्दील हो जाएगी। तो मुशायरे में कोई पाबंदी तो है नहीं। पाकिस्तान तशरीफ़ ले गए हैं आप मुशायरों में? पाकिस्तान भी गया हूँ। तो क्या आपको महसूस होता है कि वहाँ पर जो सामीन की अक्सरियत है उनकी फ़हम और उनकी समाअत कुछ बेहतर होती है यहाँ के लोगों से? बहुत ही, मैं अपने इधर पाकिस्तान गए हुए बहुत ज़माना हुआ और ममालिक में तो जाता रहा, लेकिन पाकिस्तान में गया तो मेरी निज़ामत की तारीफ़ वहाँ के रसाइल में भी हुई और कुछ लोगों ने तो यहाँ तक कहा, अमजद इस्लाम अमजद ने शायद वहाँ के मुशायरे में तो मुझे सुना अम्बाला के, तो शायद उन्होंने कहा 3 बड़ी शख्सियतों का नाम ले लिया कि इनका अगर हासिल जमा किया जाए तो निज़ामत के हवाले से मलिकज़ादा मंजूर। तो उन लोगों ने मेरी निज़ामत की भी बहुत तारीफ़ की और वहाँ
वो तबका उस जमाने में ज़्यादा था जो हिजरत करके जी जी हिंदुस्तान से। हम्म, एक चीज़ और बयान करूं कि पाकिस्तान बनने से हमको ये समझना चाहिए कि उर्दू अदब और उर्दू ज़बान दो चीज़ें हैं जी मुख्तलिफ। बिल्कुल जी तो उर्दू अदब को तो बहुत फ़ायदा पहुंचा। बहुत से वो मसाइल जो हमारे अफसानों में पहले नहीं थे, तकसीम अगर ना हुई होती तो वो मसाइल नहीं आते। जी जी फिर वाराना फसाद, हम्म, हिजरत, इंतकाल आबादी, जी। ये सब जो मसाइल हुए, तो पाकिस्तान बनने से उर्दू अदब को तो फ़ायदा हुआ है, लेकिन उर्दू ज़बान को नुकसान पहुंचा। हिंदुस्तान में बहुत शदीद नुकसान जी पहुंचा। जी एक तो वो पूरा तसलसल हाँ, वो जो था वो तसल्सल खत्म हो टूट गया और फिर तो- हुकूमतों ने की ज़बान जो थी जी जी वो एक वोट से जीत गई मुख्तलिफ इलाकों की। तो मुख्तलिफ इलाकाई ज़बानें तो अपना हक पा गई, मगर 22 लाख दस्तखतों का महजर जी डॉक्टर जाकिर हुसैन साहब ने यूपी और दिल्ली को उर्दू का इलाका बनाने के लिए कहा था, मांगा था, वो नहीं हो सका। हालांकि जाकिर साहब भी सदर जमहूरिया हुए और गुजरात असेंबली कमेटी के रिकमेंडेशंस में जी खैर इलाके की तो बात नहीं थी, लेकिन फिर भी वो तमाम चीज़ों अभी तक नहीं हो सकी हैं। जो कुछ हुकूमतें ऐसी ज़रूर आई कि कुछ आसानियाँ दे दी। बिहार में जगन्नाथ मिश्रा ने सबसे पहली बार जी। उर्दू को दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा दिया, फिर उसके बाद उत्तर प्रदेश में भी दे दिया। लेकिन दर्जा देने से जब तक उसका अमली इतलाक़ ना हो तब तक वो बात पैदा नहीं होती। तो आप ने जो पूरा एक सफ़र निस सदी का और उससे ज़्यादा अरसे का उर्दू अदब और शायरी और ज़बान और तहज़ीब के ताल्लुक़ से आपने किया है, अब एक तब्दीली इस वक्त सारी दुनिया में आ गई है पिछले 10-15 साल से, वो है इंटरनेट। तो अब तक जो किताब की मरकज़ी हैसियत हासिल थी हमारी तहज़ीबी ज़िंदगी में, उसके साथ ही एक दूसरी दुनिया जिसे हम साइबर दुनिया कहते हैं, कि सारा ज़बान जो है वो अब बरकी लहरों पर उसको ज़ब्त कर दिया गया है। तो अब कागज़ जिस तरह से मुख्तलिफ़ चीज़ों के ज़ेर असर रहता था, दिमागें लग गई तो किताबें चाट गई, ख़त्म हो गई। अब लफ्ज़ को और उसकी आवाज़ को इस तरह का कोई ख़तरा नहीं है। मेरा भी अपना तो हमारी जो वेबसाइट है रेख्ता.org, उस पर जिस तरह से इस वक्त 800 शोरा तकरीबन उनकी 10,000 गज़लें उस पर आ चुकी हैं। सारी दुनिया में वो लोग उसको देखते हैं, पढ़ते हैं और सुनते हैं, इसलिए कि एक साथ इतनी चीज़ें आप आम आदमी कोई मुमकिन नहीं है उसके लिए कि वो इतनी बड़ी लाइब्रेरी रखे। हमारे यहाँ तो दीवान बड़े बड़े मीर तकी मीर के सारा कलाम और गालिब का सारा कलाम मौजूद है। इस तरह से बढ़ रहा है वो ज़ख़ीरा। तो आपकी नज़र में इसकी अहमियत मेरे नज़दीक बहुत ज़्यादा है। और मैं रेख्ता के सरबराह और आप लोगों की तारीफ़ करता हूँ कि आप बड़ी दूरअंदेशी से काम ले रहे हैं। जब मैं अंग्रेज़ी अदबियात का लेक्चर था तो इतनी किताबें मेरे पास थी जितनी आज उर्दू की है, लेकिन दीमक लग गई, वो ज़ाया हो गई। अब जाहिर है कि इतना बड़ा फिर उर्दू की किताबें जमा होनी शुरू हुई। अब वो भी काफ़ी है, जाहिर है कि मेरे मकान में इतनी गुंजाइश नहीं है, यहाँ किताबें रखी हुई हैं, अंदर एक कमरे के अंदर डंप है, कई बार दीमक भी लग चुकी है। फिर उनका तो जाहिर है कि जब मैं तो मुबारकबाद देता हूँ रेख्ता को और उनके सरबराहों को, सरबराह संजीव सर्राफ साहब हैं और आप हज़रात को जो उससे मुतल्लिक़ है, मुबारकबाद पेश करता हूँ कि आपने मुस्तक़बिल को अपनी निगाह में रखा, मुस्तक़बिल को अपनी निगाह में रखा। और वो ज़ख़ीरा जो हमारे असलाफ़ का था या जो आपके अहल में जहाँ जहाँ भी मिल सका, उसको आपने इंटरनेट के ऊपर मुंतकिल कर दिया है। अब ये उस वक्त तक बाकी रहेगा जब तक कि मेरा ये ख्याल है कि इंसान का जी बिल्कुल, जब तक ये दुनिया कायम ये है, बहुत बड़ा नहीं होती कारनामा है। और फिर लोगों के जगह की भी कमी है जी। और वो इंटरनेट से नई नस्ल, मैं नहीं वाकिफ हूँ मिसाल के तौर पर, लेकिन मेरे बच्चे वाकिफ हैं। अब वो किताब नहीं देखते, किताब की तरफ अगर कुछ देखना होता है
तो इंटरनेट के ऊपर जाकर के पढ़ रेफ्ता लेते पे हैं। हमने एक जो गोशा बनाया है ई लाइब्रेरी का, इसमें हमारी कोशिश है कि जितना सरमाया उर्दू किताबों का कुतुबखानों में और ज़ाती ज़खायर में मौजूद है वो मुंतकिल कर दें हम। इसमें सिलसिले में बहुत काम हो रहा है। अंजुमन तरक्की उर्दू की लाइब्रेरी हम मुंतकिल कर रहे हैं, और इस तरह से ये नवल किशोर प्रेस का जितना सरमाया था उसे हासिल नहीं, हो ये गया बहुत है। ही तो बड़ा हम काम है। आपसे गुजारिश करेंगे कि आपकी जो शख्सियत है उसके असरात हैं, तो वो लोग जिनके पास ज़ाती ज़ख़ीरे मौजूद हैं, उर्दू की नायाब किताबें मौजूद हैं, और जो किसी वजह से थोड़ा सा उनके यहाँ पसो पेश होता है, तो आप हमारी तरफ से अगर उनसे गुजारिश करें कि वो नहीं, मैं उनसे अपनी इसलिए कह सकता हूँ तो कि जैसे मिसाल के तौर पर आप मेरी कोई किताब ले गए, जी तो वो अगर कोई नादिर किताब है और देना नहीं चाहते तो वो अपनी किताब वापस ले जी लें। बिल्कुल, हमें तो हाँ, वो तो वापस भी कर देते हैं। मिसाल के तौर पर अभी आपने बताया, मैंने जब मुशायरे इब्तिदा में हुए तो सारे वीडियो कैसेट जी, बने, जी। सब के सब चिपक गए थे। आपने उसे लिया और उसे सीडी में तब्दील कर दिया और इंटरनेट पर डाल दिया। तो मैं तो उन लोगों से गुजारिश करूँगा कि नादिर और नायाब किताबें खुसूसियत के साथ जो दवावीन जो है, तरक्की का दवावीन और पुराने शुरा, वो आपसे रब्ता भी कायम करें, अपनी किताब अपने पास रखे जी, रहें, जी। मगर उसे महफूज करा दें जी। इंटरनेट में, ताकि आने वाली नस्लें बिल्कुल। उस वक्त तक उससे इस्तेफादा कर सकें जब तक ये दुनिया कायम। बहुत बहुत शुक्रिया मलिक दादा साहब, आपने जहमत की और हमसे गुफ्तगू की। नहीं, ये तो बड़ा अच्छा और हुआ। हमें तवक्को है कि आप हमारे सारी दुनिया में मौजूद जो नाज़रीन हैं हमारे और क़ारीन हैं, वो आपकी शख्सियत से और ज़्यादा करीब महसूस करेंगे, और ये सिलसिला जारी रहेगा। फिर इंशाअल्लाह किसी वक्त हम आपसे फिर मिलेंगे। तब तक के लिए खुदा हाफिज़।